हाय वीवर्स, वेलकम टू ऑल नवीन दैट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है टीचर्स सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। एक टीचर्स को अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या नॉलेज होनी चाहिए, उसको पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, मेथड क्या होने चाहिए, टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, यही सब आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट होता क्या है। स्कूल लेवल पर जो आपको पढ़ाया जाता है वो सब्जेक्ट होते हैं, और जब वही उसी सब्जेक्ट को आप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज लेवल पर पढ़ते हो तो वो क्या हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं। और डिसिप्लिन में क्या होता है, रिसर्च होती है, शोध होते हैं, कार्य होते रहते हैं। तो जो भी डिसिप्लिनरी में आपको पढ़ाया जाता है, हायर एजुकेशन में आपको पढ़ाया जाता है, तो उसके बारे में आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट और डिसिप्लिन दोनों में अंतर क्या है। स्कूल लेवल पर जब इन्हीं को पढ़ाया जाता है तो सब्जेक्ट होते हैं, और इन्हीं को जब हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, तो यही क्या बन जाते हैं, डिसिप्लिन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बुक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखना या फिर बच्चों को पढ़ाना कैसे है, उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना क्लास में, ये इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर इस बुक में डिसिप्लिन का मतलब कुछ और है, थोड़ा सा अलग मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज हम बात करेंगे टीचर्स सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के ऊपर। ये लक्ष्मी की बुक मैंने ली है, इसमें जो आपके पास भी होगी लक्ष्मी की बुक, ठाकुर पब्लिकेशन की बुक भी साथ में डिस्कस करूँगी। तो इसमें है, अध्यापक शिक्षा पद्धति का केंद्र बिंदु होता है। मुख्याध्यापक की सफलता उसके अध्यापकों पर कहीं हद तक निर्भर करती है। इनका कहना है कि जो अध्यापक होता है किसी भी स्कूल की, यूनिवर्सिटी की एक नींव होती है। अगर कोई टीचर ही स्कूल में या फिर मैनेजमेंट में अच्छा नहीं होगा, पढ़ाने में कॉन्सेप्ट उसके अच्छे नहीं होंगे, तो कोई भी स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी चल नहीं सकती। सिर्फ पढ़ाने की बिल्डिंग खड़ी कर देना, ये यहाँ पर आपके कोर्सेज कराए जाते हैं, इतना मात्र नहीं होता। जब तक कोई अच्छा टीचर, एक स्किल्ड टीचर तब तक आपको पढ़ाने के लिए नहीं आता है, जब तक वो सब सफल नहीं होता है। ठीक है, तो मुख्य अध्यापक की सफलता भी उसके अध्यापकों पर ही निर्भर करती है। जो प्रिंसिपल होता है उसकी सफलता भी तभी होती है, एक स्कूल डेवलप तभी करता है जब उसके टीचर्स अच्छे होते हैं, जब उन टीचर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बच्चों के पढ़ाने के तरीके थोड़े से अलग होते हैं या फिर उनको पढ़ाने के तरीके बहुत अच्छे होते हैं, तभी एक स्कूल ग्रो करता है। ठीक है, चाहे मुख्य अध्यापक कितना भी विद्यमान या फिर कुशल क्यों ना हो, यदि उसे योग्य शिक्षकों का सहयोग नहीं मिलता है तो वह विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में समर्थ नहीं हो सकता है। इनका कहना है कि अगर कोई स्कूल है, बहुत ही अच्छा स्कूल है, बिल्डिंग भी अच्छी है, बहुत सभी फैसिलिटीज़ हैं उस स्कूल में, लेकिन उस स्कूल का प्रिंसिपल भी बहुत अच्छा है, बहुत नॉलेज है उसकी, एमफिल पीएचडी बहुत सारे उसने कोर्सेज किए हुए हैं। अगर उस प्रिंसिपल के साथ साथ अगर स्टाफ अच्छा नहीं होगा, पढ़ाने के जो टीचर्स होते हैं अगर वो अच्छे नहीं होंगे, स्किल्ड टीचर्स नहीं होंगे, तो उस प्रिंसिपल का नॉलेज, जो उसके पास जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो किसी भी काम की नहीं होगी। ठीक है, मानवीय साधनों में मुख्याध्यापक एवं अध्यापक दो बड़ी शक्तियां हैं जो किसी भी विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण अंग होता है। संसाधनों का सफल प्रयोग केवल इसी आधार पर संभव हो सकता है यदि दोनों ही शक्तियां ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपने अपने कार्य को संभाल ले। तो प्रिंसिपल का या फिर जो मुख्य अध्यापक होता है उसका क्या काम होता है, टीचर्स को लेकर आना, और एक ऐसे टीचर्स को स्कूल में लेकर आना, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लेकर आना जो उनके स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सके, उनको मार्गदर्शक कर सके। तो दोनों ही जो शक्तियाँ होती हैं बैलेंस में चलती हैं। अगर प्रिंसिपल ही जो उसके रूल रेगुलेशंस होते हैं, अगर वो अच्छी तरह से नियम पालन जो करते हैं टीचर्स, अगर उनको स्ट्रिक्टली पालन नहीं करवाएगा तो कोई भी स्कूल अच्छे से नहीं चल पाएगा। ठीक है, अगर ये लगा लीजिए कोई प्रिंसिपल है, वो बहुत अच्छा है, स्किल्ड है, उसके पास बहुत नॉलेज है, उसके टीचर्स जो उसका स्टाफ है वो अच्छा नहीं है, तो कोई भी स्कूल ग्रो नहीं करेगा। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि उस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स अगर अच्छे नहीं होंगे तो कोई भी पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स को नहीं भेजेगा। तो बहुत ज़रूरी है एक बिल्डिंग के साथ साथ, एक प्रिंसिपल के साथ साथ वहाँ का स्टाफ अच्छा हो, वहाँ के टीचर्स अच्छे हों, फ्रेंडली बिहेवियर हो स्टूडेंट्स के साथ उनका, और कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की क्षमता भी टीचर्स रखते हो, तभी कोई स्कूल ग्रो कर पाता है। ठीक है, तो ये मीनिंग में आपको लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ये है
H.G. वेल्स के अनुसार इनका कहना है इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। मनु ने अध्यापक को ब्रह्मा का रूप माना है। इनका भी यही कहना है। जो अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखो तो एक गुरु को सबसे ऊपर माना गया है कि जो गुरु होता है वही एक शिष्य को मार्गदर्शक करता है, उसकी लाइफ, उसको क्या करना है और क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बेस्ट है, इसका मार्गदर्शन भी टीचर करता है। तो गुरु से भी ऊपर, मतलब एक भगवान से भी ऊपर किसको दर्जा दिया गया है? गुरु को, टीचर्स को दर्जा दिया गया है। तो इनका यही कहना है कि वास्तविक निर्माता, इतिहास का वास्तविक निर्माता कौन है? एक टीचर्स है, और जो ईश्वर होता है उससे भी ऊपर गुरु को रखा गया है। ठीक है। तो उसके बाद है कि शिक्षा विद्यालय को गति देता है। यह बात सत्य है। विद्यालय भवन, पाठ्यक्रम, निर्देशन कार्यक्रम, पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें आदि सभी वस्तुएं शैक्षिक कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, परंतु यदि उसमें कम काम करने वाले अध्यापकों का स्तर अथवा चरित्र उच्च नहीं होगा तो विद्यालय कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। ये वही बात होगी कि जो स्कूल है उसकी जो बिल्डिंग है वो भी अच्छी है, उसका सिलेबस भी अच्छा है, उसके प्रिंसिपल भी अच्छे हैं, एक्टिविटी भी अच्छी हैं, लेकिन अगर साथ में टीचर्स अच्छे ना हों तो कोई भी स्कूल ग्रो नहीं कर सकता, कोई भी कॉलेज जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। बहुत जल्द ही वो कॉलेज बंद हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे अच्छे से स्कूल हैं, वो इसीलिए हैं ताकि उनका स्टाफ अच्छा है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं और उनका रिजल्ट भी बेस्ट ही आता है, और उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स भी आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े होते हैं, या फिर अपना जो प्रोफेशन उनको चुनना होता है, जो भी उनको अपनी लाइफ में करना होता है वो चुन लेते हैं, क्योंकि मार्गदर्शक किसने किया है? एक अच्छे बेस्ट टीचर ने किया है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, हुमायूं कबीर ने अध्यापक के विषय में कहा है, अच्छे अध्यापकों के बिना शिक्षा की सर्वोत्तम पद्धति भी सफल नहीं हो सकती। अच्छे अध्यापकों की शिक्षा पद्धति के दोषों को भी दूर कर सकता है। तो इनका कहना है कि जो एक अच्छा टीचर होता है उसमें अगर स्टडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो एक अच्छा टीचर अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल को यूज़ करके, अपनी टेक्निक को यूज़ करके उन कमियों को दूर कर सकता है। एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझकर कि कहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ समझने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको पहचान कर उसकी कमियों को दूर कर दे। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, तो उसको गाइडेंस दे कि आपका जो रास्ता है वो गलत है, आप जो कर रहे हो वो सही है या नहीं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, किसी भी फील्ड में है, या तो वो गेम्स में लगा लीजिए या फिर अपने सब्जेक्ट में, मैथ है, साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कोई भी फील्ड हो सकती है जिसमें स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो टीचर्स उनको बता सकते हैं कि आप इस फील्ड में अपना जो काम है या फिर अपना जो प्रोफेशन है आप इस फील्ड में चुनिए, ताकि बच्चे को मार्गदर्शन मिले और बच्चा उसी फील्ड में आगे चलकर अपना काम अच्छे से कर सके, अपनी स्टडी उसी फील्ड में, अपना पूरा फोकस उसी फील्ड में लगा सके। ठीक है। तो यहाँ पर कबीरदास जी का एक पैरा भी है, यहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसमें बताया गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर गुरु का दर्जा बड़ा बताया गया है, सभी से बड़ा किसका दर्जा दिया गया है? गुरु का, क्योंकि एक मार्गदर्शक गुरु करता है, अच्छे बुरे की समझ हमें गुरु ही सिखाता है, एक टीचर्स ही सिखाता है। अगर हमें टीचर्स अच्छे मिल जाते हैं तो हमारी जो आगे की जो लाइफ है वो बहुत ही ईजी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद मुदालियर एजुकेशन जो कमीशन है उन्होंने भी अपनी क्या दी है? डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है कि हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक है। उसके व्यक्तित्व गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक जीवन प्रशिक्षण तथा विद्यालय और समुदाय में उसका स्थान, विद्यालय की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन में उसका प्रभाव उसमें कार्यरत अध्यापकों पर आधारित होता है। तो इनका भी यही मानना है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, वो कौन होते हैं? टीचर्स ही होते हैं, किसी भी स्कूल के, किसी भी मैनेजमेंट के। ठीक है। अगर कोई भी अगर कोई भी टीचर अच्छा है स्कूल में तो किसी भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को रिमूव करके उन्हें एक अच्छे रास्ते पर टीचर लेकर
जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि ये जो टीचर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है वो क्या है। यहाँ पर टीचर को पढ़ाने के तरीके आने चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कोई टीचर है अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, सपोज कर लीजिए कोई टीचर है जो मैथ पढ़ा रहा है या फिर साइंस पढ़ा रहा है, बायोलॉजी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है या फिर अदर कोई भी कोर्सेज है पढ़ा रहा है, सोशल साइंस हो सकता है, तो उसको अपने टॉपिक क्लियर होने चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जो स्टूडेंट्स को टीचर करा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट टॉपिक लेकर आए हैं क्लास में खुद टीचर का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी टीचर है उनके पहले तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सी पैडागोजी है, कौन सी किस तरह की पैडागोजी है मुझे क्लास में यूज़ करनी है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो क्लास में आंसर नहीं दे रहा है क्वेश्चंस के, तो उसको डांटना नहीं है टीचर्स को, बल्कि ये समझाना है कि आपका जो आंसर है वो गलत है और बच्चे को फील कराना है कि जो स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है वो गलत है और वो क्यों गलत है। उसको डांट कर नहीं बताना है कि तुमने गलत आंसर दिया है, तुमसे कुछ नहीं होता। इस तरह की लैंग्वेज कोई भी टीचर यूज़ नहीं करता। तो पैडागोजी भी पता होनी चाहिए टीचर्स को और अलग अलग चार्ट मॉडल यूज़ करे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। सिर्फ लेक्चर मेथड ही बेस्ट नहीं होता बच्चों को पढ़ाने के लिए, बहुत सारे मॉडल्स यूज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारे चार्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर कोई टीचर ऐसा है जो साइंस पढ़ाता है तो लैब में लेकर जाए बच्चों को। अगर कोई टीचर है जो ज्योग्राफी पढ़ाता है तो फील्ड में बच्चों को लेकर जाए ताकि उनकी नॉलेज इम्प्रूव हो, उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, उसके बाद कोठारी आयोग ने भी अपनी सुझाव दिए हैं टीचर्स के ऊपर कि टीचर सबसे ऊपर हैं। ठीक है, तो ये जो लक्ष्मी की बुक में है ये एक ऐसे टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर बनाया गया है, कोई भी पैराग्राफ नहीं है। तो आप अलग अलग तरह से लिख सकते हो। पहले मीनिंग आपको लिखना है, उसके बाद डेफिनेशन आपको लिखनी है, उसके बाद आप ये बताओगे कि टीचर्स को कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए। टीचर को कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, टीचर को पैडागोजी की नॉलेज होनी चाहिए, बच्चों को कैसे गाइड करे कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपके लिए क्या बेस्ट है, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और अलग अलग चार्ट मॉडल यूज़ करे बच्चों के क्लास में ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों, ये भी टीचर्स को पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के कोई भी जो पॉइंट्स हैं वो अलग से नहीं बनाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर है। तो मैं एक बार आपको ठाकुर पब्लिकेशन की बुक दिखा देती हूँ, उसमें किस तरह से दिया हुआ है। तो ये ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है और इसमें किस तरह से क्वेश्चंस दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि टीचर्स को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, टीचर्स को नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, जो भी सब्जेक्ट बच्चों को टीचर करा रहा है। ठीक है, उसके बाद कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हो कि शिक्षक के ज्ञान का अध्ययन करने के लिए समय समय पर शिक्षाविदों ने प्रयास किए हैं। हम इन अध्ययनों में उनमें से कुछ प्रमुख शिक्षाविदों के प्रारूप अर्थात ज्ञान के क्षेत्र के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। ये सब कुछ नहीं है। उसके बाद है कि हम सभी तथ्य से अवगत हैं कि शिक्षा शास्त्र शिक्षण की एक कला है अथवा एक व्यावसायिक दृष्टिकोण है। व्यावसायिक दृष्टिकोण होने के कारण इसमें कुछ तत्व शिक्षक के व्यक्तिगत क्षमताओं की योग्यता, कौशल और कार्य कुशलता, ज्ञान का स्तर एवं क्षेत्र से भी संबंधित है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं, इसमें सब पचड़े में नहीं पढ़ना है। आपको ये बताना है कि जो कंटेंट है, कंटेंट कहाँ पर मिलेगा, बुक में मिलेगा। जो टीचर पढ़ा रहा है, जो टीचर ने सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट किया है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है टीचर का, तो उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कंटेंट क्या है, बुक में कंटेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। सिलेबस क्या है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये तो नहीं है कि 4 यूनिट दी हुई हैं, टीचर को यही नहीं पता कि यूनिट इसमें कितनी है। यूनिट वाइज बच्चों को टॉपिक क्लियर कराए। ये नहीं कि पहले दूसरी यूनिट से उठा रहे फिर तीसरी यूनिट से उठा रहे, ऐसा नहीं करना है। सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को कराना है। जो कंटेंट बुक में दिया गया है बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को सब कुछ क्लियर कराना है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं। ठीक है, और बच्चों की एज के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। जैसे साइंस में हो सकता है कि प्रैक्टिकल्स ले ले, और प्रैक्टिकल्स भी कैसे होते हैं, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल्स होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं 6 to 8
तक लगा लीजिए, तो वहाँ पर उनको क्या लैब में नहीं ले जाया जाता, बल्कि उनको प्रैक्टिकल फाइल दी जाती है उनको बनाने के लिए, उनको वैसे समझा दिया जाता है। लेकिन जैसे 11th 12th या फिर आप कॉलेज में जाओ तो वहाँ पर क्या होता है, लैब में काम होता है, बच्चों को बताया जाता है, क्योंकि उनकी जो समझने की जो क्षमता है वो इंक्रीज़ होती है। तो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग भी टीचर्स को समझाना चाहिए। अगर कोई भी टीचर ऐसा है जो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग उनको समझाता है तो वो बेस्ट टीचर है। ये नहीं है कि छोटे बच्चों के जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं उनको बड़े बच्चों पर अप्लाई कर दे, ऐसा नहीं करना है। और ना ही बड़े बच्चों के जो लेक्चर मेथड्स होते हैं उनको छोटे बच्चों पर अप्लाई करना है। इस तरीके की भी जो गतिविधियाँ होती है किसी भी टीचर्स को नहीं करने हैं। पेडागोजिकल सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए टीचर्स को कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को, मेथड कौन से मुझे यूज़ करने हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो शरारती है या फिर उसका पढ़ाई में कम ध्यान है, तो उसके प्रति उसका हम कैसे मैनेज करें, उसको कैसे मैनेज करें, कौन सा मेथड हम यूज़ करें ताकि कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ाई में मन लगा सके। ठीक है, तो इस तरह के आपको बताने हैं, कंटेंट आपको बताना है। पेडागोजी की नॉलेज टीचर्स को होनी चाहिए, मॉडल चार्ट यूज़ करें, करिकुलम की नॉलेज टीचर्स को होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी कुछ मेन है नहीं, यहाँ पर आप देख लीजिए मॉडल्स ऑफ टीचर नॉलेज। तो मॉडल्स ऑफ टीचर नॉलेज क्या होनी चाहिए, इसमें बताया है इल्बेज ने। इनका कहना है कि इस प्रारूप में इल्बेज द्वारा शिक्षक ज्ञान को 5 घटकों में वर्गीकृत किया है। लिनहार्ड एवं स्मिथ ने 1985 में शिक्षक ज्ञान को 2 घटकों में विभाजित किया। तो इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग विभाजित किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अधिगमकर्ता का ज्ञान और अभिलक्षणिक कि जो लर्नर होता है उसके बारे में भी टीचर्स को पता होना चाहिए कि बच्चा किस तरह से सीख सकता है, उसका लेवल क्या है, उसका माइंड लेवल क्या है, उसकी एज कैसी है, उसके अकॉर्डिंग एक टीचर्स को बच्चों को समझाना चाहिए। ठीक है, अलग अलग जो करिकुलम है उसका पता होना चाहिए कि करिकुलम क्या है, हमारे मेथड्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग एक टीचर्स को बताना चाहिए। और सबसे मेन है कि टीचर्स को अपने कंटेंट का पता होना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट टीचर्स को क्लियर होने चाहिए, तभी कोई भी टीचर्स किसी स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको उसके इम्पोर्टेंस लिखने हैं। इसके इम्पोर्टेंस इसमें है या नहीं वो देख लेते हैं एक बार। ये यहाँ पर देख सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट नॉलेज, ये सिर्फ कंटेंट नॉलेज के इम्पोर्टेंस हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज क्या होनी चाहिए टीचर्स को, ये क्या क्या ज़रूरी है, तो लिख लो आप साथ साथ अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, तो फर्स्ट आपका इम्पोर्टेंस इसकी क्या हो जाएगी कि लर्निंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए एक टीचर की, उसके पढ़ाने का तरीका क्या है, किस गति में एक टीचर्स पढ़ा रहा है। ठीक है, आसानी से पढ़ा रहा है या फिर बच्चों को बस सिलेबस ही कंप्लीट कराने की होड़ में एक टीचर्स पढ़ा रहा है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि बस सिलेबस कंप्लीट कराना है, भले ही सबको समझ में आए या ना आए, मेरा काम है मेरी बुक कंप्लीट कराना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीचर को अपना सिलेबस कंप्लीट कराने के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बच्चों को क्लियर कराने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि स्टूडेंट्स को हेल्प करे, एज ए फ्रेंडली उनको गाइड करे, उनकी हेल्प करे। अगर किसी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है अपने सब्जेक्ट में या फिर अपने टॉपिक में, किसी भी कंटेंट में, अगर उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, तो ये नहीं है कि टीचर उसको झाड़ दे कि नहीं मुझे नहीं बताना है, अब एक बार मैं बता चुका हूँ दूसरी बार मैं नहीं बताऊँगा। अगर कोई स्टूडेंट 4 बार 5 बार भी पूछ रहा है तो इजीली टीचर्स उनको बताए, उनकी हेल्प करें उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम का पता लगाकर उनका हल निकाल दें। ठीक है, उसके बाद ये है कि लेसन प्लान क्या होनी चाहिए। एक टीचर क्लास में जाने से पहले एक लेसन प्लान तैयार करता है अपने सब्जेक्ट के। जब स्टार्टिंग में पढ़ाना जब टीचर स्टार्ट करता है तो एक लेसन प्लान तैयार करता है। उसके बाद तो एक्सपीरियंस हो जाता है टीचर्स को, उसके बाद लेसन प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इतना हो जाता है कि मुझे ये टॉपिक कराना है और इसके बारे में मुझे और कौन कौन सी नॉलेज हैं जो बच्चों को देनी है। सिर्फ पुरानी ही नॉलेज से काम नहीं चलेगा, जो नई नॉलेज आ रही हैं उनको भी ऐड करना है, जो नए मेथड्स आ रहे हैं, जो नई टेक्निक्स आ रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो भी इंक्लूड एक टीचर्स को करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि बच्चों से क्वेश्चन पूछे, बच्चों से क्वेश्चन करे अपने टॉपिक के रिगार्डिंग। अगर कोई टॉपिक करा दिया टीचर्स ने तो बीच बीच में ज़रूरी है कि बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाए। ये नहीं कि बस टॉपिक टीचर्स करा रहा है, बच्चे सो रहे हैं, बच्चों का ध्यान है या नहीं,
इस बात की कोई टीचर्स को जानकारी ही नहीं है। तो बस लास्ट में पूछ लिया कि आपको समझ आ गया, तो स्टूडेंट्स ये बोलेंगे हाँ समझ आ गया, भले ही वो टीचर्स के डर से बोले या फिर बस एक बोरियत फील होती है स्टूडेंट्स को तो उसके डर से बोल दे। तो टीचर को बीच बीच में स्टूडेंट से क्वेश्चन पुटअप करते रहना चाहिए ताकि बच्चे एक्टिव भी रहें और उनको ये भी पता रहे कि हमारा जो सिलेबस है या जो हमारा टॉपिक है वो कहाँ तक पहुँचा है और उनकी नॉलेज भी बच्चों तक पहुँचे और वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आंसर के लिए भी तैयार रहे कि टीचर्स कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमें अपने व्यूज़ देने होते हैं और अपने आंसर देने होते हैं। ठीक है, उसके बाद डिसीज़न लेने की कैपेसिटी जो क्षमता होती है बच्चों में वो इम्प्रूव करे टीचर। सिर्फ अपने ही डिसीज़न या फिर अपने ही निर्णय बच्चों पर नहीं थोपने होते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स के निर्णय, जो स्टूडेंट का जो डिसीज़न है वो भी पता लगाना होता है कि स्टूडेंट्स की क्या राय है किसी टॉपिक को लेकर, कि आगे पढ़ाना है या नहीं, लास्ट वाला जो टॉपिक हुआ है वो दोबारा से रिवाइज करना है या नहीं। तो बहुत सारे ऐसे डिसीज़न होते हैं कि लैब में आप यहीं पर पढ़ोगे या लैब में जाकर स्टडी करोगे, तो बहुत सारे डिसीज़न होते हैं जिनमें स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व टीचर करे। ओके, उसके बाद है जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझा पाएगा। तो क्या डीप नॉलेज होनी चाहिए टीचर को, तभी एक टीचर मतलब सभी स्टूडेंट्स को टीचर अच्छे से समझा पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि टीचर के पास डीप नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होगी तो पैडागोजिकल जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होंगी और बच्चों को पढ़ाने के तरीके भी इम्प्रूव होंगे, कैसे कैसे बच्चों को पढ़ा सके या फिर बच्चों की तैयारी करा सके या फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सके। ठीक है, तो यही एक छोटा सा टॉपिक था आपका सब्जेक्ट मैटर नॉलेज को लेकर कि टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज कैसी होनी चाहिए, पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, सिर्फ स्कूल लेवल पर ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन में भी टीचर को ये पता होना चाहिए कि मुझे अपने सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट कराना है, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। टीचर को ये पता होना चाहिए कि मुझे बच्चों को कैसे पढ़ाना है। पैडागोजिकल इश्यूज जो होते हैं या फिर पैडागोजिकल के तरीके से जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी पता होने चाहिए टीचर्स को, और उसके मेथड्स क्या हैं, उसके टेक्निक्स क्या हैं ये भी पता होने चाहिए, और अपने सब्जेक्ट की डीप नॉलेज पता होनी चाहिए टीचर्स को, तभी वो आगे बच्चों को पढ़ा सकता है या फिर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए था बस इतना ही। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। स्कूल लेवल पर पढ़ाए जाते हैं उनको सब्जेक्ट कहा जाता है, और उन्हीं को जब हम हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो वही डिसिप्लिन बन जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट इसी बुक का। तो तब तक के लिए आप अपनी तैयारी रखिए बीएड के एग्ज़ाम्स की, जैसे भी जो भी गाइडलाइंस आती हैं वो आपके साथ शेयर की जाएगी। थैंक यू।